चलिए आज हम लोग वर्ग 10 में ज्योग्राफी में बात करने वाले हैं। क्लास 10 में हम लोग बात करने वाले हैं क्या, लेसन 8। इस चैप्टर का नाम है निर्माण उद्योग। निर्माण उद्योग किसे कहते हैं ये सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे करके इससे संबंधित चीज़ों को समझेंगे। निर्माण उद्योग का मतलब क्या है? जब कोई कच्चे पदार्थ मतलब कि प्रकृति से जो भी चीज़ें हमें कच्ची पदार्थ मिलती है, जिसका हम आवश्यक सामग्री के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं, बहुमूल्य उससे चीज़ बना सकते हैं। तो वैसे कुछ कच्चे सामग्री जैसे कि अब हम बात कर सकते हैं कि कपास से हम सूती वस्त्र बनाते हैं। मतलब वो चीज़ क्या था, प्रकृति में चीज़ था, वो कच्चा चीज़ था, कच्चा पदार्थ था, लेकिन जब उसका इस्तेमाल करके हम अगर बहुमूल्य और उपयोगी पदार्थ या आवश्यक की चीज़ें बनाते हैं, तो ये जो निर्माण की प्रक्रिया जो होती है उसे हम कहते हैं निर्माण उद्योग। मतलब हम प्रकृति से बहुत सी चीज़ें लेते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट हमारे यूज के लायक नहीं होती है। उसको जब हम किसी न किसी तरीके से उपयोगी बनाते हैं, उसको अपने लिए मतलब जो जिस तरह से हम उसको उपयोग कर सकते हैं उसके रूप में कन्वर्ट करते हैं, तब हम उसको उपयोग कर पाते हैं। जैसे कि अभी कपास की बात हो रही है, तो कपास तो जो प्रकृति से मिलता है उसको तो हम डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ उसको हम सूती वस्त्र में कन्वर्ट करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गन्ना है, गन्ना से आपको रस मिल सकता है, लेकिन गन्ने से जब चीनी बनाएंगे तो वो उससे ज़्यादा उपयोगी हो गया और बहुमूल्य भी हो गया। तो वही बात बोलता है कि कच्चे पदार्थ जो प्रकृति में जो भी कच्चे पदार्थ हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा अगर उपयोग करके हम बहुमूल्य और उपयोगी वस्तु के रूप में उसको कन्वर्ट करते हैं या जब निर्माण करते हैं, उस प्रक्रिया को ही निर्माण उद्योग कहा जाता है। मैंने ऐसा ही बोर्ड पर लिखा भी है, एक बार देख सकते हैं कि प्रकृति से प्राप्त कच्चे पदार्थों की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा का उपयोग कर बहुमूल्य एवं अधिक उपयोगी वस्तु निर्माण करने की प्रक्रिया को निर्माण उद्योग कहते हैं। जैसे कि कपास से सूती कपड़ा बनाना, गन्ना से चीनी का निर्माण, लोहे अयस्क से लोह की सामग्री बनाना। आगे हम ये जानेंगे कि उद्योग के स्थायीकरण के क्या कारक हैं। कोई उद्योग हम बैठाएंगे तो वो सही तरीके से चलेगा या उद्योग मतलब ठीक ठाक तरीके से स्टेबलाइज रहेगा, उसके क्या क्या फैक्टर हैं? उसके दो फैक्टर हैं। एक तो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक कारक भी है और एक कह सकते हैं मानवीय कारक भी है। मनुष्य के द्वारा भी कुछ चीज़ें जरूरी है या करते हैं, उससे उसके कारण भी चलता है, कोई कल कारखाना या उद्योग चलता है। और प्रकृति के द्वारा भी कुछ चीज़ें मिलनी चाहिए और कुछ चीज़ उसका फैक्टर होता है तभी वो चलता है। जैसे कि हम बात कर लें कि प्राकृतिक में अगर हम बात करें तो हमें कच्चे पदार्थ की जरूरी होती है। बिना कच्चे मतलब कच्चा माल अगर रहेगा तभी हम उस चीज़ का इस्तेमाल करके उस उद्योग को चला सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको गन्ना है तो गन्ना कच्चा पदार्थ मिलेगा तभी ना आप उससे चीनी बना सकते हैं। ये चीज़ें होती है उसमें, मतलब कि कच्चा माल की आपको ज़रूरत है। प्राकृतिक में हम आ गए तो कच्चा माल की ज़रूरत है। जैसे कि गन्ना, कपास, शक्ति का साधन मतलब कि हमें उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, कोयला, पेट्रोल, कुछ चलाने के लिए उसको बिजली की आवश्यकता है, तो उसके लिए वो कच्चा पदार्थ होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि ये भी एक प्राकृतिक कारक में आ जाता है। जल की सुलभता, जल भी जरूरी है। जैसे चमड़ा उद्योग के लिए या किसी अन्य चीज़ों के लिए उसके सफाई सुथरा या कंपनी में उस तरह की चीज़ों को ये करने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, जल की भी ज़रूरत होती है। उचित जलवायु, वो कहाँ पर किस जगह पर उद्योग स्थापित हो रहा है उसके लिए वो सुटेबल क्लाइमेट है या नहीं है, ये भी चीज़ उस पर मायने रखता है। मानवीय कारक में क्या क्या आते हैं? यातायात के साधन। यातायात के साधन का मतलब अगर आप मान लिए कि वो चीज़ जो बना रहे हैं उसके लिए कच्चा पदार्थ ला रहे हैं तो उसके लिए भी यातायात होना चाहिए। मतलब कि सड़कें होनी चाहिए, ट्रैक रेलवे की होनी चाहिए या फिर बंदरगाह होना चाहिए। आप इसी तरह के चीज़ों को सुविधा करके ही आप उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो मतलब यातायात, और ये चीज़ कहाँ से आती है? तो प्रकृति तो नहीं देती है, मनुष्य नहीं बनाता है, मनुष्य के द्वारा बनता है, इसलिए मानवीय कारक में भी होता है। बाजार होना चाहिए। अगर आप चीज़ें बना रहे हैं तो उसको बाजार में बेचने के लिए व्यवस्था होना चाहिए या फिर बाजार से कोई चीज़ हमको खरीदने के लिए भी होना चाहिए, तो वो चीज़ मनुष्य के द्वारा ही है। पूंजी होना चाहिए हमारे पास। बैंकिंग प्रणाली मतलब लोन की सुविधा, ऐसा भी होना चाहिए। सरकारी नीतियाँ, सरकार हमें उसके लिए अलाउ करे, अच्छे तरीक़ा से हमको उसको स्टेबलाइज करने के लिए हेल्प करे, उस तरह की नीतियाँ होनी चाहिए। प्रशासनिक सुरक्षा मतलब जो हम स्टेबलाइज कर रहे हैं उद्योग, उसकी सुरक्षा के लिए ताकि वो कोई इसे बर्बाद न कर दे, कोई प्रकार का इशू न हो, उसके लिए प्रशासनिक सुरक्षा भी होना चाहिए। तो ये सब फैक्टर जो है वो मानवीय कारक है, मतलब कि ह्यूमन फैक्टर है। हम इस तरह से देख रहे हैं कि उद्योग के स्थायीकरण के दो तरह के कारक हैं, एक है प्राकृतिक कारक और एक है मानवीय कारक। प्राकृतिक कारक में क्या क्या आ रहा है? कच्चा माल होना चाहिए, कच्चा माल होगा तो हम स्थायीकरण कर सकते हैं। शक्ति का साधन होना चाहिए, जल की सुलभता होना चाहिए, उचित जलवायु होना चाहिए।
मानवीय कारक में यातायात के साधन, बाजार, पूंजी, बैंकिंग प्रणाली, सरकारी नीतियां और प्रशासनिक सुरक्षा। मैंने इस चीज को टॉपिक को लिख दिया है, आप इसको नोट्स में भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम उद्योग के कुछ प्रकार के बारे में समझेंगे कि कच्चे माल के पर आधारित उद्योग के क्या क्या प्रकार हैं। इसमें मैंने 3 चीजें लिखी हैं, जैसे कि कृषि, पशुपालन पर आधारित उद्योग और एक खनिज उद्योग। पहले कृषि के बारे में समझ लेते हैं कि कृषि में जो भी चीजें हैं वो कच्चे माल पर आधारित ही उद्योग होते हैं। अब कृषि में कौन कौन सी चीज आती है, तो एक सूती वस्त्र उद्योग है, जो आपका कपास, जनरली कपास से, जूट से, ये सब से चलाए जाते हैं। जूट का भी है, जूट का उद्योग अलग है, तो कृषि में ये चीज आता है। मतलब कि सूती वस्त्र आप एक उद्योग ला सकते हैं कृषि में, जो कपास के स्रोत से आपको उसको सूती वस्त्र बनाते हैं। जूट उद्योग, ये भी कृषि से संबंधित है, खेती होगा तभी तो जूट फसल से ही तो होता है, तो जूट उद्योग जूट पटसन पर आधारित है। चीनी उद्योग है, गन्ना पर आधारित। तेल उद्योग है, सरसों, सोयाबीन आदि तेल हमसे होता है। रेशम उद्योग है, ये सब कृषि के अंतर्गत आ जाता है, कृषि उद्योग के अंतर्गत। उसके बाद पशुपालन पर आधारित उद्योग है, जैसे कि दुग्ध उद्योग है, ऊन उद्योग है, अंडा उद्योग है, चमड़ा उद्योग है। ये सब क्या है, किसी न किसी प्रकार के पशु से हमें प्राप्त होता है और उससे संबंधित उद्योग है। तीसरा हम देखेंगे, ये है खनिज उद्योग। खनिज उद्योग में आप देख सकते हैं लोहा, तांबा, एल्युमिनियम और अन्य खनिज आ सकते हैं, ताकि इनसे भी हम ये करके इनके अयस्कों से हम उसके जो इस्पात, मान लीजिए लोहा से बना रहे हैं, अयस्क से आप इस्पात बना रहे हैं, तो उसके वो उद्योग जो है आपको कहीं ना कहीं पहले से तो आपको कच्चे पदार्थ प्राप्त होंगे, तभी आप उसको तैयार कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ हमने बताया कि उद्योग जो है वो कच्चे माल पर आधारित। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कृषि पर आधारित, आप बताएंगे पशु पालन पर आधारित, आप बताएंगे खनिज पर आधारित, खनिज उद्योग। ये 3 चीज आप बता सकते हैं। फिर स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने तरह के हैं, तो भाई देखिए 3 तरह का ये भी है, निजी है, सार्वजनिक है और संयुक्त है। निजी का मतलब जिसका मालिक एक होता है, जैसा कि टिस्को का उदाहरण इस बार यहाँ लिखे हैं कि जो जमशेद जी टाटा के द्वारा स्टेबलाइज किया गया था, उसका केवल मतलब निजी का मतलब क्या, केवल एक आदमी मालिक हो उसका। और सार्वजनिक का मतलब सरकार हो, उसका सरकार मालिक होता है, किसी एक का मालिकाना हक नहीं होता है। जैसे भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसे है ना, स्टील अथॉरिटी इंडियन लिमिटेड हो गया, एनटीपीसी हो गया, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन हो गया। ये सब जो है सार्वजनिक उद्योग में आता है। संयुक्त सरकारी उद्योग का मतलब क्या हुआ, संयुक्त मैंने मिलजुल करके, मैंने एक से अधिक जिसके मालिक होंगे उसको हम कहते हैं संयुक्त या सरकारी उद्योग। जैसे OIL मैंने ऑयल इंडिया लिमिटेड, अमूल मैंने गुजरात में है जो, ये इसके उदाहरण है। मैंने स्वामित्व के आधार पर भी हम 3 तरह के देखें, निजी उद्योग हो गया, एक सार्वजनिक हो गया और एक संयुक्त हो गया। अब हम कुछ अलग अलग तरह के सभी चीज़ों के बारे में, जैसे कि जो उद्योग हैं मतलब कच्चे माल पर आधारित हैं उद्योग, या और भी उद्योग हैं जैसे जैसे उनके बारे में बारी बारी से हम यहाँ जो किताब में आपके अकॉर्डिंग मतलब दिया गया है NCERT के पैटर्न के आधार पर, उसके हम लोग या NCERT में से हमने कुछ चीज़ों को उठाया है और वहाँ पर हम लोग इस पर बात कर लेते हैं। जैसा कि पहला है वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग में हमने बताया, ये यहाँ है सूती वस्त्र उद्योग, है ना, सूती वस्त्र उद्योग, जूट पटसन उद्योग आता है, फिर आता है ऊनी उद्योग। तो हम पहले सूती वस्त्र उद्योग के बारे में समझेंगे कि सूती वस्त्र उद्योग मतलब किस तरह से स्टेबलाइज होता है, मतलब इसके लिए कच्चा माल क्या चाहिए, कहाँ से उपलब्ध होगा। तो देखिए कच्चा माल कपास होना चाहिए। कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है और ये कहाँ लगाई जाती है, काली मिट्टी में, जैसे उपयुक्त इसके लिए का महाराष्ट्र के मिट्टी जो है वो उपयुक्त है इसके लिए। आर्द्र जलवायु चाहिए। अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि सूती वस्त्र के सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो 1818 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में किया गया था और ये नाम था उसका पोर्ट गैलेस्टर। चूँकि यहाँ पर ये काली मिट्टी और क्लाइमेट नहीं थी, वहाँ पर कच्चे माल के रूप में कपास की अवेलेबिलिटी नहीं थी, इसलिए ये जो कारखाना स्टेबलाइज किया गया वो क्या हो गया, असफल हो गया। कोई कारखाना आप तभी उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं जहाँ वो सस्ते दर पर और आसानी से हमें कच्चा माल वहाँ पर उपलब्ध हो जाए, यातायात मिल जाए, सब चीज़ हो जाए। तो यहाँ पर ये चीज़ इसीलिए फेल्यूर हुआ। दूसरा है 1854 में महाराष्ट्र मुंबई में जो कावस जी नानाजी दभास के द्वारा स्टेबलाइज किया गया था, वो सबसे मतलब कि हम कह सकते हैं सफल और पहला बोल सकते हैं उसको, ये सफल वाला कारखाना। सूती वस्त्र का वितरण के बारे में समझ लेते हैं, जो कि आपको ज्योग्राफी में यही जनरली जानना है कि सूती वस्त्र का कारखाना कहाँ कहाँ है इंडिया में। तो देखिए महाराष्ट्र में मुंबई में, जैसा कि सबसे पहली बात हुई कि इसे सूती वस्त्र की महानगरी भी बोला जाता है। इसके अलावा मुंबई में कोल्हापुर है ना, और नागपुर, सोलापुर ऐसे जगहों पर भी सूती वस्त्र कारखाने हैं। गुजरात में कहें बात तो अहमदाबाद, सूरत, पोरबंदर है।
तमिलनाडु में कहें तो कोयम्बटूर सलेम है, यूपी में कहें तो कानपुर आगरा है, एमपी में कहें तो उज्जैन और इंदौर है। तो आपको इस तरह से इसको रोक करके वीडियो को भी आप पॉज कर करके और नोट्स को भी आप तैयार कर सकते हैं कि मतलब कि सूती वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ है और इससे संबंधित तथ्य क्या क्या है। अब थोड़ा सा इससे और मतलब जुड़ी हुई चीज़ें को समझ लेते हैं। मैनचेस्टर एक शब्द आता है। लंदन में मैनचेस्टर एक शहर का नाम है जहाँ पर सूती वस्त्र का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होता था, मतलब वहाँ कल कारखाना बहुत ज़्यादा है और उसी के नाम पर है ना मैनचेस्टर नाम दिया गया है। जैसे भारत का मैनचेस्टर कोई पूछेगा आपसे तो क्या बताएंगे, तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, मतलब कि मैनचेस्टर का मतलब कहाँ, जहाँ पर सूती वस्त्र का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो इसी तरह से भारत में अहमदाबाद जो जगह है वहाँ पर मतलब कि सूती वस्त्र के उत्पादन और कारखाना जो है वो बहुत मतलब डेवलप है, अच्छी तरीका का उत्पादन है। तो इसलिए भारत का अगर मैनचेस्टर बोलते हैं तो अहमदाबाद को बोलते हैं। भारत का पूर्व का बोस्टन भी अगर पूछता है तो अहमदाबाद को बोलते हैं। बोस्टन का मतलब चाय से संबंधित है जो अमेरिका में है, लेकिन वो प्रसिद्ध है तो इसलिए अहमदाबाद में भी चाय का इस तरह डेवलपमेंट है, इसलिए उसको उपनाम उस तरह से दिया जाता है। जैसे उपनाम का मतलब होता है कि आप कहते हैं जैसे कि हमारे गाँव का सचिन है, सचिन का मतलब क्या, वो तो सचिन है नहीं लेकिन सचिन की तरह खेलता है इसलिए आप उसका नाम देते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर मैनचेस्टर शब्द रखी गई है। अच्छा, भारत में और भी समझ लेते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर आपसे कौन पूछेगा तो क्या बताएंगे, तो दक्षिण भारत में जो मैनचेस्टर है वो कोयम्बटूर है। थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कोई पूछेगा तो आप बताएंगे कानपुर, मतलब उत्तर भारत में सूती वस्त्र सबसे ज़्यादा उत्पादन होने वाला शहर कौन है, कानपुर है। अब हम दूसरा समझ लेते हैं जूट या पटसन उद्योग, जिसे जूट को हम लोग सुनहरा रेशा भी कहते हैं। जूट से संबंधित बातें कुछ देख लेते हैं जो इस चैप्टर से है। भारत में सर्वप्रथम जूट उद्योग कहाँ लगा था, पश्चिम बंगाल में 1859 ईस्वी में जॉर्ज ऑकलैंड के समय में, और इस जगह का नाम था रिसरा। क्या नाम था, रिसरा। देसी जूट का उद्योग 1917 में हुकुमचंद सेठ के द्वारा लगाया गया था। सर्वाधिक कारखाना जूट का कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। भारत में जूट उद्योग के बारे में हम समझ लेते हैं कि भारत में जूट उद्योग कहाँ कहाँ है। तो पश्चिम बंगाल में भी बात हो गई, रिसरा में पहले हुआ, फिर हुगली काकीनाडा ये जगह है पश्चिम बंगाल में। बिहार में समस्तीपुर, दरभंगा, कटिहार, पूर्णिया, ये वो ऐसे जिला हैं जो पश्चिम बंगाल से सटे हुए हैं, वो क्लाइमेट से वो प्रभावित है और उस एरिया में क्या होता है, जूट का उत्पादन अच्छा होता है। तो बिहार में भी ये जिलों में जो पूर्वी क्षेत्र में बिहार के, वहाँ पर है ना क्या है, जूट की उत्पादन अच्छी होती है, इसलिए वहाँ पर जूट का उद्योग स्टेबलाइज किया गया है। जूट से मतलब कि बोरा बनाया जाता है, चाट बनाया जाता है बैठने वाला, ये सब रैपर बनाई जाती है। आंध्र प्रदेश में गुंटूर में भी है, असम में सिलहट में है। अब हम देखते हैं ऊनी उद्योग के बारे में। ऊनी उद्योग जो मतलब पशु पर आधारित है, उस पर पशु पर आधारित उद्योग है। ऊनी वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना 1876 में मुंबई में, दूसरा कारखाना पंजाब के धारवाड़ में 1881 में, इसके अलावा लुधियाना है ना, अमृतसर पटियाला में, और यूपी में भी कानपुर में। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जनरली ऊन का उद्योग यहाँ स्टेबलाइज किए गए हैं। ऊन के क्या क्या प्रकार हैं उनके भी समझ लेते हैं प्रकार के। पश्मीना है, अंगोरा है, मेरिनो है। तो पश्मीना किस से मिलता है, एक प्रकार के बकरी से मिलता है, और अंगोरा जो है वो एक प्रकार का खरगोश से मिलता है, और ये बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं। मेरिनो जो है ऑस्ट्रेलियाई भेड़ से मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पाए जाते हैं, उससे बनाई जाती है। सर्वाधिक ऊन वाला उत्पादन करने वाला अगर देश आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया। तो इस वीडियो में मैंने, चूँकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने इस वीडियो में पार्ट 1 में हमने इतना बताने की कोशिश किया है। पार्ट 2 वीडियो में हम बच्चे कुछ और चीज़ें बताएंगे। आप इतना देखने के बाद वीडियो को पॉज कर करके आप इसका नोट्स तैयार कर सकते हैं। एक बार पूरा का आप इसको वीडियो ले लेंगे, और मेहनत चूँकि ज़्यादा लगता है हमारे प्रोत्साहन के लिए, और हमें नए सुझाव दे सकते हैं, और ताकि हम चाहें कि भाई और अच्छे तरीक़ा से वीडियो बनाया जाए। हम लोग को भी मतलब मेहनत लगता है, उसको मैं इस तरह के जो प्रोत्साहन हमें मिलने के लिए हम चाहते हैं कि भाई आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। RK सुमन स्टडी चैनल का नाम है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और अपना सुझाव दें, ताकि हम दिन ब दिन इसमें कुछ सुधार करते चलें। हम लोग नए तरीके से भी वीडियो स्टार्ट किया बनाना। अगर आपका सब्सक्राइब किया जाएगा आपके द्वारा तो हमें प्रोत्साहन मिलेगा, और मुझे प्रोत्साहन मिलेगी तो मैं और अच्छे वीडियो सभी विषय में, मैथ में, फिजिक्स में, कुछ लोग कह रहे थे कि आप लाइव आइए, मैं लाइव भी आने का कोशिश करूँगा, लेकिन आपका सब्सक्राइबेशन बढ़ना चाहिए। सब्सक्राइब आप करते हैं तब हमें प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद। एक बार वीडियो को आप पॉज करके आप इसका नोट्स तैयार कर सकते हैं।